जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ओस्मो रेगुलेशन। जैसा कि आपको बताया हुआ है स्टार्ट के अंदर कि हमारे चैप्टर नंबर 15 के अंदर मेजरली 3 पोर्शन है: ओस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। तो फर्स्ट 3 जो लेक्चर्स थे वो बेसिक्स थे, जिसके अंदर हमने देखी कि होम्योस्टेसिस क्या चीज़ होती है, होम्योस्टेसिस कंट्रोल किस तरह होती है और इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो वर्क किस तरह करता है। तो लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं जी, ओस्मो रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन है क्या चीज़। ये चीज़ हमने बिल्कुल चैप्टर नंबर 15 के लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस की थी। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट विद इन स्पेसिफिक रेंज। स्पेसिफिक रेंज को आप नैरो रेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि होम्योस्टेसिस का मेन पर्पज है किसी भी चीज़ को नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करना। क्योंकि ओस्मो रेगुलेशन है तो इसमें क्या चीज़ मेंटेन होगी? जस्ट वाटर एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट से यहाँ मुराद बेटा साल्ट्स हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करने को ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। सेकेंड थिंग है वाटर फॉर सेल। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि सोल्यूट क्या चीज़ है और सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है। आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं कि सोल्यूट वो चीज़ जो कम क्वांटिटी में हो और सॉल्वेंट वो चीज़ जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लेकिन ये पेट डेफिनेशन नहीं है। दरअसल सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो किसी दूसरी चीज़ों को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखती हो, और सोल्यूट वो चीज़ होती है जो किसी के अंदर हल हो जाए। तो वाटर जो है अगर आपके बॉडी के अंदर या सेल के अंदर मौजूद है तो वाटर सॉल्वेंट है। क्यों सॉल्वेंट है? क्योंकि ये तमाम सॉल्यूट्स को यानी तमाम साल्ट्स को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। और हर सेल जब अडेप्ट होता है या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है या जब पैदा होता है तो उसके अंदर डिफाइंड क्वांटिटी होती है किसकी? वाटर की। यानी ऑलरेडी उसके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर जो है वो मौजूद होता है जो कि साल्ट्स को अपने अंदर हल करता है। तो ये सेकंड पॉइंट था वाटर फॉर सेल, के वाटर जो है वो सेल के अंदर वो एज अ सॉल्वेंट के तौर पे वर्क करता है। उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज देखेंगे जो कि आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है टेक्स्ट बुक पे, लेकिन इन चीजों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या चीज होती है। ऑस्मोसिस को हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं: ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन टाइप। तो जब हम वाटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं वाटर का हायर कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल की तरफ थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है। सॉरी, वाटर का हाई लेवल से या हाई कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल की तरफ मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है। साल्ट का लिहाज जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन से हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन का मूव करना, यानी साल्ट जब लो लेवल से हाई लेवल पे मूव करते हैं तो इसको भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद बच्चों सॉल्यूशन दो तरह का होता है: डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन में फर्क क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सोल्यूट कम होता है। यानी अगर आप एरो से पीछे वाले को देखें कि वाटर जिसमें ज्यादा हो, हाई लेवल हो, और साल्ट जिसमें लो हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर की अमाउंट कम होती है और साल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा हुआ? जिसमें वाटर ज्यादा होता है और साल्ट की अमाउंट कम होती है, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसमें साल्ट यानी सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो और वाटर की अमाउंट कम हो। तो ऑस्मोसिस की थर्ड डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना या डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में तब्दील होना भी ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ये तीन बातें आपको बता दी कि वाटर के लिहाज से ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, साल्ट के लिहाज से ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, और सॉल्यूशन टाइप के लिहाज से यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिहाज से ऑस्मोसिस जो है वो क्या चीज़ है। ये चीज़ें आपको बेसिक्स हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट पूरे ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर ये चीज़ें बार बार यूज होंगी। मोस्टली जब आप ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो एनिमल्स के अंदर ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बार बार आ रहा होगा, तो इसका आपको पता होना जरूरी है। तो बात करते हैं, कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के लिहाज से एनवायरनमेंट को 3 टाइप में तब्दील किया जाता है: नंबर 1 हाइपरटोनिक, नंबर 2 हाइपोटोनिक एंड नंबर 3 आइसोटोनिक। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट भी आपको बताया हुआ है कि वो एनवायरनमेंट जो सेल के बाहर हो लेकिन बॉडी के अंदर हो, ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की 3 टाइप्स होगी: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक।
और इन टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट। साल्ट के लिहाज से हम इनको डिफाइन करेंगे। किस तरह जी? सबसे पहले हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है जी ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा। किस चीज का ज्यादा होना? मैंने बताया कि साल्ट के लिहाज से देखते हैं तो साल्ट का ज्यादा होना। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होगा जिसमें साल्ट ज्यादा होगा। अब आपको लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें साल्ट ज्यादा हो, जाहिर सी बात है अगर साल्ट ज्यादा है तो उसमें वाटर कम होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो है वो मोर कंसंट्रेटेड होता है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मोर कंसंट्रेटेड होता है एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी। उसी तरह हम बात करते हैं हाइपोटोनिक। हाइपर हाइपो कहते हैं लेस। किसके लिहाज से देख रहे हैं? साल्ट के लिहाज से। तो हाइपर में क्या होगा? साल्ट लेस होगा। अब अगर साल्ट लेस है तो इसका मतलब है इसमें वाटर ज्यादा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा हो, साल्ट कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो मोर डाइल्यूट हो जाता है एज कंपेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट। और लास्ट पे है जी आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, यानी इसमें ना तो साल्ट की ज्यादा क्वांटिटी में होता है ना वाटर, यानी दोनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल होती है। इस लिहाज से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी क्या रहता है? सेम रहता है एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो क्या रहता है? सेम रहता है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है, आइसोटोनिक। मैं इनको दोबारा आपको बता दूं बच्चों, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है सेल, और ये बाहर जो डैश डॉटेड नजर आ रहे हैं ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम जो बात कर रहे हैं इस सेल के अंदर के एनवायरनमेंट और इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यहाँ ये जो डैशेज हैं, अगर यहाँ साल्ट ज्यादा हो जाए, साल्ट ज्यादा होगा तो वाटर कम होगा, यानी मेराइन एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जब साल्ट ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होगा, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी। ये इंटरनल सेल की बात करें। जब हम हाइपो की बात करते हैं तो हाइपो में साल्ट कम होता है यहाँ इस जगह पे, और वाटर ज्यादा होता है, यानी फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ। जब फ्रेश वाटर में बॉडीज रहती हैं तो उसमें पानी ज्यादा होता है, साल्ट कम होता है। किसके लिहाज से? एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। और इसी तरह आइसोटोनिक एनवायरनमेंट जिसमें ना तो ज्यादा ना ही कम। तो ये तीन एनवायरनमेंट हो गए। उसके बाद हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कौन से होते हैं। तो हाइपरटोनिक का मतलब साल्ट ज्यादा, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें साल्ट ज्यादा हो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड। तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होगा? मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो इसका नुकसान क्या होगा? तो इसका देखें बच्चों कि इसका मतलब यह है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जो साल्ट है वो बहुत कम है। साल्ट जो है वो बहुत साल्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वाटर की जो अमाउंट है वो कम है। अब आपको पता है कि वाटर की अमाउंट इस जगह पे कम है और सेल के अंदर ज्यादा होगी। अब जब बाहर वाटर कम है और यहाँ वाटर ज्यादा है, और आपको ऑस्मोसिस में बताया वाटर हमेशा हाई से लो में जाता है, इसका नुकसान क्या होगा कि सेल में से पानी जो है वो निकल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस यानी लॉस ऑफ वाटर, यानी सेल से वाटर जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब जब सेल से वाटर लॉस होगा तो सेल के अंदर साल्ट भी मौजूद होते हैं, यानी सेल के अंदर भी साल्ट और वाटर मौजूद है। वाटर तो बाहर चला गया, जब वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा तो अंदर सेल के अंदर क्या चीज ज्यादा हो जाएगी? साल्ट ज्यादा हो जाएंगे। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें साल्ट ज्यादा हो जाए, वाटर कम हो जाए, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यानी इसका जो सेल का इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होगा, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। दो इफेक्ट हो गए। पहला इफेक्ट, सेल से पानी बाहर जाएगा, सेल से पानी बाहर जाएगा, साल्ट ज्यादा होंगे, साल्ट ज्यादा होगा तो जो एनवायरनमेंट है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ये थ्री इफेक्ट्स होते हैं किस एनवायरनमेंट के? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपो का मतलब लेस साल्ट, साल्ट लेस होंगे तो वाटर ज्यादा होगा, तो मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो मोर डाइल्यूट हो जाएगा। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का इफेक्ट्स क्या होंगे? अब देखें, डाइल्यूट का मतलब ये है कि बाहर जो है वो पानी ज्यादा है, साल्ट कम है। आपको पता है बाहर पानी ज्यादा है तो अंदर कम, यानी उसके मुकाबले में देखें तो इंटरनल सेल में कम होगा।
जब बाहर पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी वाटर जो है वो बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में जाना शुरू हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस, यानी वाटर का सेल के अंदर इंटर होना एंडो ऑस्मोसिस कहलाता है। अब वाटर जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो गया। अब देखें जब सेल के अंदर वाटर आएगा तो वाटर ज्यादा हो रहा है, तो बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा हो और साल्ट कम हो उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। तो सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट पे इफेक्ट क्या होगा कि जब वाटर इसके अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो सेल क्या होना शुरू हो जाएगा, टर्जिड होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीन इसके इफेक्ट्स होंगे। उसके बाद लास्ट नंबर पे है जी आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक सेम कंसंट्रेशन होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की और इंटरनल एनवायरनमेंट की, यानी जितना साल्ट बाहर होगा उतना ही अंदर होगा, जितना वाटर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा उतना ही वाटर जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर होगा। ठीक है, जब सेम कंसंट्रेशन होगी यानी वाटर ना तो लॉस हो रहा होगा ना गेन हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। यानी ये आपका एक नॉर्मल सेल होता है, बाहर भी कंसंट्रेशन सेम अंदर भी कंसंट्रेशन सेम, तो सेम कंसंट्रेशन होगी तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में बॉडी इफेक्ट होती है, लेकिन आइसोटोनिक के अंदर बॉडी इफेक्ट नहीं होती। तो बात हम करते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन की फिर जरूरत क्यों महसूस होती है। देखें कि अगर बाहर पानी ज्यादा हो जाए तो सेल टर्जिड हो जाता है, बाहर पानी कम हो जाए तो सेल श्रिंक हो जाता है। तो इस टर्जिडिटी से और श्रिंकेज से बचने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत पेश आती है। तो व्हाई वी नीड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन इज नीड टू प्रिवेंट अ सेल फ्रॉम श्रिंकेज एंड टर्जिडिटी। तो ये बच्चों आज हमारा टॉपिक था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट और हमें ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत क्यों पेश आती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।